हेलो टू ऑल, माय नेम इज रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? देखो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टू वर्ड से मिलके बना है। बायो का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड टेक्नोलॉजी, पता ही है टेक्निक यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी होती है। अगर हम लिविंग पे उस टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए यूजफुल हो, उसी को क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या है बायोटेक्नोलॉजी? बायो का यूज करके मींस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके उस पे टेक्नोलॉजी लगा के अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं एंड वो यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। एंजाइम्स भी देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस इज यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, अब देखो पहले के टाइम में क्या, अभी भी अपने आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, आपने अपनी दादी को देखा होगा, नानी को देखा होगा, चाची को देखा होगा। तो क्या करते हैं वो लोग कर्ड बनाते हैं। ठीक है, कर्ड को सेट करते हैं। कैसे करते हैं कर्ड को सेट? थोड़ा सा अमाउंट कर्ड का लेते हैं। ठीक है, मिल्क लेते हैं, मिल्क को वार्म करते हैं एंड उस थोड़े से कर्ड को उस मिल्क में मिक्स कर देते हैं, फिर उसको सेट होने के लिए रख देते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि पूरा वो मिल्क क्या बन चुका है? कर्ड बन चुका है। तो कर्ड जो हमने थोड़ा सा लिया था, उसमें क्या था? उसमें थे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया ने, हमने कुछ टेक्निक लगाई कि हम मिल्क को थोड़ा सा वार्म करेंगे, फिर उसमें मिक्स करेंगे, ऐसे ऐसे करके कर्ड बन जाएगा। थोड़ी से दिमाग लगा के टेक्निक्स का यूज करके हमने क्या करा? पूरे मिल्क को कर्ड बना दिया। ठीक है, और कर्ड क्या, एक प्रोडक्ट बन गया जो हम ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही वाइन बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। आप घर पे छोले भटूरे बनाते हो, भटूरे का मैदा नीड करते हो, तो जो भटूरे का मैदा होता है वो भी क्या होता है? ठीक है, उसमें भी हमने बायोटेक लगा दी। आपने देखा होगा, ईस्ट लेते हैं, ईस्ट में क्या किया? हल्का सा वार्म वाटर डाला, उसमें शुगर डाली, ईस्ट डाला, उनको मिक्स किया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाई। हमें पता है ईस्ट को क्या जरूरत है? शुगर की जरूरत है, वार्म इन्वायरमेंट की जरूरत। हमने उस ईस्ट को वो वार्म इन्वायरमेंट दिया, उसको शुगर प्रोवाइड किया, फिर हमने क्या किया? उस ईस्ट को उस मैदे में डाल दिया। अब क्या होगा? वो ईस्ट रेस्पायर करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा। CO2 की वजह से वो इतना सा मैदा होता था और वो फूल के इतना हो जाता था, होता है ना? तो ब्रेड में यूज करते हैं, केक में यूज करते हैं, वाइन में यूज करते हैं। तो ये सब किसकी हेल्प से कर रहे हैं? ये सब बायोटेक की हेल्प से कर रहे हैं। तो हम करते तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि इस टेक्नोलॉजी को जो हम कर रहे हैं उसी को ही बायोटेक बोलते हैं। ये हो गए कुछ ट्रेडिशनल यूज बायोटेक के, कि हम कर्ड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, इडली बनाते हैं। ये सब क्या है? ट्रेडिशनल यूज है। अब आ जाते हैं मॉडर्न यूज। कुछ मॉडर्न यूज भी किए गए बायोटेक ने, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया। अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे हमने ये GMO बनाया। इसमें क्या करते हैं? कोई ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, उसमें क्या क्या किए? उनके डीएनए में कुछ कुछ चेंजेस लाए, कोई और डीएनए निकाला, उसको कट किया, ठीक है, उसका डीएनए का पार्ट लिया, दूसरे के डीएनए में इंसर्ट कर दिया, और क्या बन गया? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं? बायोटेक यूज कर रहे हैं। हम वैक्सीन बना रहे हैं। आपने कोविड टाइम में देखा होगा, जो वैक्सीन बन रही थी, कितना लार्ज अमाउंट में वो वैक्सीन बन रही थी, और वो भी क्या थी? ह्यूमन के लिए यूजफुल थी ना। तो वो डीएनए वैक्सीन भी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन। अब सपोज कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, उसको हमें निकालना है, तो उसके लिए उसको रिप्लेस करते हैं, तो उन सब के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसी रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन को जीन थेरेपी भी बोलते हैं। उसके अलावा वैक्सीन, एंटीबायोटिक, ये सब क्या है? ये सब बायोटेक का यूज करके ही कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब हमने देखा ट्रेडिशनल यूज में कर्ड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, ये भी बायोटेक। IVF में बायोटेक, जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बायोटेक, हर चीज में बायोटेक। तो एक्चुअल में बायोटेक असलियत में डेफिनेशन है क्या? तो ये जो डेफिनेशन थी, ये दी थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFE। इन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बोला था, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट thereof and molecular analogs for product and services। देखो, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम जोड़ दें नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिज को, उन ऑर्गेनिज के किसी सेल को, उनके पार्ट्स को, ठीक है, और उसके साथ हम मॉलिक्यूलर एनालॉग्स करवाएं, मतलब उसमें कुछ काटम पीटी करवा के जुड़वा के एक प्रोडक्ट बनाए, और हम उससे सर्विसेज लें, तो वही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। अब देखो, इस डेफिनेशन में ट्रेडिशनल यूज और मॉडर्न यूज दोनों आ गए। देखो, हम क्या कर रहे थे? लैक्टोबैसिलस ले रहे थे, वो क्या है? पूरा पूरा सेल ले रहे थे, ईस्ट को ले रहे थे, तो यहाँ पे सेल भी आ गया। अब जैसे हमने मॉडर्न बायोटेक में देखा कि हम किसी डीएनए का स्ट्रैंड ले रहे थे, तो वो भी किसका आ गया? किसी ऑर्गेनिज के पार्ट आ गए। ठीक है, अब हम उसमें मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उससे क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। तो यही क्या है? यही है बायोटेक।
और इस बायोटेक की डेफिनेशन को किसने दिया था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है और इस डेफिनेशन को आपको लाइन टू लाइन एज इट इज याद करना है। क्लियर? अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया? हमने कुछ कुछ टेक्निक्स लगाई और जो जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए था, आरएनए था, उनकी केमिस्ट्री में हमने कुछ कुछ चेंज कर दिया। उनका डीएनए स्ट्रैंड काट के किसी और में चिपका दिया, कुछ कुछ चेंज करके हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनकी केमिस्ट्री चेंज कर दी। ठीक है, अब हमने उस जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज की और अब जो चेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल है उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा जब हमने उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया, उसकी वजह से उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, तो वो हमने क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग की। ठीक है, अब हमने ये जेनेटिक, अब हमने होस्ट में डाल तो दिया, बट होस्ट के हमने केवल एक सेल में डाला है, बट हमें चेंज तो पूरे में लाना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस होस्ट सेल के, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हमें लार्ज स्केल में लाना है। तो लार्ज स्केल स्केल के लिए क्या यूज करते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यूज करते हैं। अब देखो, अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि बस डीएनए निकाला, ठीक है, उसमें कुछ कुछ चेंज लिया, उसको फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया और मल्टीप्लाई करवा दिया, नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए होगा, कि ऐसा इन्वायरमेंट कि ऐसा ना हो हम डीएनए तो इकोलाई का ग्रो करवा रहे हैं, साथ में किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी ग्रो हो जाए, नहीं। हमको एक स्टेराइल कंडीशन देनी है, एक स्टेराइल इन्वायरमेंट देना है। स्टेराइल का मतलब एक साफ सुथरा, कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। और अब हमें क्या कराना है? सपोज हमें वैक्सीन बनानी है। अब वैक्सीन बनाने के लिए हमने वही क्या किया कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया डीएनए या आरएनए को, फिर उसके बाद हमने उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराया। क्या एक ऑर्गेनिज्म, क्या एक सेल में इंसर्ट करा के काम हो जाएगा? नहीं ना, हमें उसको लार्ज स्केल पे डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, जब मेंटेनेंस करते हैं स्टेराइल इन्वायरमेंट की, ठीक है, और ग्रोथ करवाते हैं किसी डिजाइर्ड माइक्रोब का, जो डिजाइर्ड माइक्रोब मतलब जिस माइक्रोब की जरूरत है केवल उसका ग्रोथ करवाएंगे, ये नहीं है कोई और बैक्टीरिया आके बैठ गया उसकी भी ग्रोथ करवा दी, नहीं। डिजाइर्ड माइक्रोब की ग्रोथ करवाते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, और उससे क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जैसे हम किसी एंटीबायोटिक बना रहे हैं, वैक्सीन्स बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, तो ये सब किसमें आ जाएगी? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। समझ आया? तो बायोटेक्नोलॉजी में दो चीजें आ जाती हैं, डेट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे? हम कुछ टेक्निक्स का यूज करके जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर रहे थे और फिर उस जेनेटिक मटेरियल को हम किसी होस्ट में इंसर्ट कर दे रहे थे। अब उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की भी जरूरत पड़ेगी। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे? जो भी हम जेनेटिक इंजीनियर कर रहे थे उसको एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में कर रहे थे, ठीक है, कि और जो हमें डिजायर्ड माइक्रोब है केवल उसी से ही हमें प्रोडक्ट मिले, वही ग्रो कर पाए, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे। और हम इसको लार्ज क्वांटिटी में कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइक जैसे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं, तो ये सब किसमें आ गए? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हम एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे कि आखिर में बनता कैसे। ठीक है ना? अब देखो, हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? डीएनए मॉलिक्यूल लिया और उसको ब्रेक कर दिया टू डिजायर्ड प्लेसेस पे। ठीक है, और उस जो हमें डिजायर है, मतलब जो डीएनए का पार्ट हमें चाहिए, उस डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट को हमने क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया और उसको किसी और डीएनए में डाल दिया, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या कर दिया? चिपका दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या बन जाएगा? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना, मतलब हमने क्या किया? ये वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर का डीएनए था, ये हमारा डिजायर डीएनए है जिससे हमें चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया? यहाँ पे कट लगाया। अब कट लगा के इतना पार्ट मेरे पास आ गया, यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया? कट लगाया। कट लगा के इतना पार्ट निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इस पार्ट को यहाँ पे क्या किया? इंसर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आके चिपक गया। ठीक है, ठीक है, समझ आया? तो जो ये मेरा बना, ये क्या बना? ये मेरा बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, कॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट मेरा क्या बना? प्रोडक्ट बना मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टेक्निक कौन सी यूज हुई? टेक्निक यूज हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग।
अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली, अब ये सब करने के लिए मैं एक स्टेराइल कंडीशन रखूंगी, इसी को ही क्या कराऊंगी, मल्टीप्लाई कराऊंगी एक लार्ज स्केल पे, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, बायो प्रोसेसिंग यूज करूंगी। ठीक है, समझ आया ना? अब देखो क्या था, साइंटिस्ट थे दो, एक का नाम था स्टैनले कोहेन, एक का नाम था हर्बर्ट बोयल। 1972 में उन्होंने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को आइसोलेट किया था। ठीक है, कैसे आइसोलेट किया था उन्होंने, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया था। प्लाज्मिड क्या होता है, जो ऑटोजोमली रेप्लिकेट होता है, एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। तो प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो अपने आप क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, वो क्या है, प्लाज्मिड। तो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयल ने क्या किया था 1972 में, उन्होंने प्लाज्मिड लिया था। उस प्लाज्मिड में से क्या आइसोलेट किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट किया था, कट करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया। ठीक है, अब उसी को ही देख लेते हैं। देखो, ये मैंने ले लिया एक बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, प्लाज्मिड है और इनका क्या है, डीएनए है। प्लाज्मिड मुझे पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इस सेल को मैंने ब्रेक करके, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स के थ्रू, बहुत सारे लाइसेस के थ्रू मैंने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। अब इस प्लाज्मिड को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद मैं क्या करूंगी, मुझे डिजायर्ड सेगमेंट चाहिए, तो मैं डिजायर्ड सेगमेंट के लिए क्या करूंगी, मैं इसको कट करूंगी। अब कट कैसे करूंगी, नाइफ नहीं लाऊंगी ना, जो हम घर में पेपर कट करते हैं वो वाली नाइफ यूज नहीं होगी, एक और नाइफ यूज होगी जो बायोटेक में यूज करते हैं, डेट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये इसको एक डिजायर्ड, मतलब जहां पे हमें कट करना है वहां पे एक सिजर की तरह कट कर देगा। कट कर दिया ये, अब कट करने के बाद हमें ये डिजायर्ड जीन मिल गया। ठीक है ना? वेक्टर था, वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू हम होस्ट में जाते हैं। जैसे क्या है, मैं हूं, ठीक है, मेरे को कोई एक्स पर्सन, मुझे नहीं पता कि उस जेड पर्सन का घर कहाँ पे है या उस जेड पर्सन के घर पे कैसे जाना है। मैंने क्या लिया, एक एक्स पर्सन की हेल्प ली, तो उस एक्स पर्सन क्या किया, उस एक्स पर्सन बोला कि ओके मैम मैं आपको ले जाता हूँ उस जेड के घर पे। तो उस एक्स पर्सन ने मेरे को बाइक पे बिठाया और मुझे वो जेड के घर पे ले गया। तो वो एक्स कौन हुआ, वो एक्स हुआ वेक्टर जो मुझे उसके घर पे ले जा रहा है। ठीक है, और वो जेड पर्सन जिसके घर पे मैं जा रही हूँ वो कौन हुआ, होस्ट हुआ। तो क्लियर, वेक्टर होस्ट क्या है, तो वेक्टर था। अब जिस सीजर से मैंने इस टाइफी को काटा था, इसी से ही मैं किसको काटूंगी, वेक्टर को काटूंगी। तो इससे मैंने काट के ये निकाल लिया, वेक्टर को मैंने काटा तो इतना मैंने निकाल दिया, इतना पार्ट बच गया। अब इस डिजायर्ड जीएनए को मैंने इस वेक्टर में, वेक्टर के प्लास्मिड में इंसर्ट कर दिया। जब वेक्टर के प्लास्मिड में ये डिजायर्ड जीएनए इंसर्ट हो गया, तो अब उस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगी, अब उस वेक्टर को मैं बोलूंगी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। समझ आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी था, उसको मैंने ब्रेक किया, अंदर से मैंने क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाला। उस प्लाज्मिड को मैंने कट किया, किसके थ्रू कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट किया। ठीक है, कट कर दिया। अब उस जो कट किया, जो मुझे पार्ट मिला, उसको मैं क्या बोलूंगी, डिजाइड जीन बोलूंगी, क्योंकि डिजाइड का मतलब जो मुझे चाहिए, मुझे इसी जीन की तो जरूरत थी ना। अब क्या किया, वेक्टर लिया, सेम जिस सीजर से मैंने इस सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड को काटा था, उसी सेम सीजर से मैं क्या काटूंगी, वेक्टर के प्लाज्मिड को काटूंगी। ठीक है, किससे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद ये इतना पार्ट हट गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस डिजायर्ड जीएनए को इस वेक्टर में के प्लाज्मिड में इंसर्ट करा दिया। अब इस वेक्टर के प्लाज्मिड में क्या इंसर्ट हो गया, मेरा ये डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया। अब ऐसे वेक्टर को मैं क्या बोलूंगी, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलूंगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब देखो, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अब मैं कहाँ इंसर्ट कराऊंगी, अब मैं होस्ट के पास ले जाऊंगी। क्योंकि डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट तो मैं होस्ट में इंसर्ट करा नहीं सकती थी। अगर मैंने डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट होस्ट में इंसर्ट करा दिया तो क्या होगा, वो डिजायर्ड जीन रेप्लिकेट ही नहीं करेगा। रेप्लिकेट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के प्लाज्मिड में इंसर्ट कराना पड़ेगा, उस वेक्टर को फिर मुझे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर की मैं हेल्प ले रही हूँ कहाँ पहुंचने के लिए, होस्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो वही अब मैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को क्या कर रही हूँ, इकोलाई, इकोलाई क्या है, मेरा होस्ट है। इस होस्ट ऑर्गेनिज्म में मैं इसको इंसर्ट करा दिया। ठीक है, करा दिया ना इंसर्ट। अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इकोलाई डिवाइड करेगा। जब इकोलाई डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ किसका डिवीजन होगा, जो मेरा डिजायर्ड जीन था, तो मुझे सब में डिजायर्ड जीन मिल गए। समझ आई बात? समझ आई? तो ये सब मैं जो प्रोसेस कर रही थी, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और इसमें मैं जो स्ट्राइल कंडीशन प्रोवाइड करा रही हूँ, रेप्लिकेट करा करा के बहुत लार्ज अमाउंट में मैं बनाऊंगी, उसको क्या बोलूंगी, मैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। समझ आई ना?
ठीक है। अब देखो तो क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हुए थे, तो 3 बेसिक स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हुए थे। सबसे मैंने क्या किया, मैंने डीएनए का आइडेंटिफिकेशन किया कि मुझे कहाँ से डिजायर्ड जीएनए। अब अगर मुझे कोई डिजायर्ड जीएनए चाहिए तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो मैंने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया डीएनए का डिजायर्ड जीन के लिए। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को, मतलब उस डिजायर्ड जीन को मैंने वेक्टर के थ्रू कहाँ इंसर्ट करा दिया, होस्ट में करा दिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन करा दिया, इंसर्ट करा दिया। अब क्या करूंगी मैं, अब जब मैंने इंसर्ट करा दिया तो अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं क्या करूंगी, होस्ट में ट्रांसफर कर दिया और क्या कराऊंगी, उसको मेंटेन करके रखूंगी। ऐसा नहीं कि बस इंसर्ट कर दिया हो गया, उसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा कि उसकी क्या बने, प्रोजेनी बने, मतलब नेक्स्ट जनरेशन बने, कि वो डिवाइड करे। जब बार बार डिवाइड करेंगे तभी तो मुझे लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा और तभी तो मैं अपना उससे काम कर पाऊंगी, मैं उससे अपने फायदे ले पाऊंगी। ठीक, ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तो, बट इसमें क्या क्या टूल्स इन्वॉल्व हुए थे तो हम उनको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टूल था वो था एंजाइम। तो बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स यूज किए थे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो जो फर्स्ट एंजाइम था वो था क्लीविंग एंजाइम। अब देखो, क्लीविंग एंजाइम ना 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना। अब देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड है, ये मेरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये इसका 5 एंड ये इसका 3 एंड। तो क्या करेगा, ये साइड से कट कर देगा। ठीक है, साइड से कट कर दिया। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, तो इसने क्या किया, बाहर की साइड कट कर दिया। तो ऐसे सीजर को क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। मतलब ऐसे क्लीविंग एंजाइम को क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। समझ आया। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है कि वो कहीं अंदर की साइड कट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, उसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। मतलब वो एंड के अलावा कहीं भी कट कर सकता है अंदर की साइड, वो क्या है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, समझ आया ना। अब एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंडोन्यूक्लियेज ही है, बट क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अंदर कहीं भी कट कर देगा, एक स्पेसिफिक साइट पे ही कट करेगा। वो कौन होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। जैसे हिंड सेकंड, हिंड सेकंड क्या, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कहाँ से आइसोलेट किया था, वो आइसोलेट किया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से। ठीक है, अब ये क्या करता था, ये डीएनए मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर साइट पे ही कट करता था। अब वो पर्टिकुलर साइट हमें कैसे पता चलेगी, देखो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। अब जैसे हिंड सेकंड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि अगर वो सीक्वेंस वहां पे मिल गया तो वहीं पे वो कट कर देगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड की पूरी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पे उसको एक सीक्वेंस मिला। ठीक है, ये 5 एंड ये 3 एंड हो गया। ठीक है, GTAC, CATG। अब देखो हिंट सेकंड क्या करेगा, वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा कहाँ पे जीटीएसी है, कहाँ पे जीटीएसी है। जहां पे उसको जीटीएसी दिखेगा उसको उस बीच में से, मतलब टी और ए के बीच में कट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो समझ आया कैसे एक स्पेसिफिक, अब जहां उसे जीटीएसी नहीं दिखेगा वहां कट नहीं करेगा, जहां उसे जीटीएसी दिखा वहां उसने क्या कर दिया, कट कर दिया। समझ आया कैसे कट करता है, हिंड सेकंड। ठीक है, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट कर रहा है, सबसे पहले उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद क्या कर देगा, उसको कट कर देगा। अब देखो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ना नेमिंग कैसे की जाती है। अब जैसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, हम अलग अलग ऑर्गेनिज से उसको आइसोलेट करते हैं, तो हम उसको कैसे नाम रखेंगे। तो देखो जैसे हिंड सेकंड ही था, तो हमेशा क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस से होता है। जैसे हिंट सेकंड है, हिंट सेकंड में देखो फर्स्ट लेटर किससे है, जीनस। जीनस क्या है, हीमोफिलस, तो हीमोफिलस का एच ले लिया, हिंड का एच, हीमोफिलस का एच। समझ आया ना। ठीक है, सेकंड 2 लेटर्स जो होते हैं वो बताते हैं उसकी स्पीशीज। समझ आया कि जिस भी प्रोकैरियोटिक सेल से हमने उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया है, तो जो उसकी स्पीशीज है उसके हम 2 लेटर्स ले लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या बताएगा, उसका जीनस बताएगा, सेकंड 2 लेटर्स क्या बताएंगे, उसकी स्पीशीज बताएंगे। अब थर्ड लेटर क्या बताएगा, थर्ड लेटर बताएगा कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन कौन सा है। ठीक है, थर्ड लेटर। अब देखो हिंट सेकंड जैसे था, तो वो सेकंड जो रोमन नंबर था वो क्या बताएगा कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी क्या है। तो समझ आया नेमिंग कैसे कर रहे हैं किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग की थी, कि जो फर्स्ट लेटर लिया था वो उसका जीनस लिया था, सेकंड 2 लेटर्स लिए थे वो उसकी स्पीशीज के लिए थे, थर्ड लेटर जो लिया था वो हमने उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन लिया था, और जो रोमन नंबर थे वो क्या बता रहे थे, वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बता रहे थे कि कौन से, कब डिस्कवरी उसकी की गई थी। ठीक है, अब देखो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की भी ना क्लासेस होती हैं, तो टोटल 3 क्लासेस होती हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। जो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड, ये वाली और ये वाली, जो
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं इन क्लासेस के, उनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते हैं। अब कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे टाइप सेकंड को। टाइप सेकंड को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, बट टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि जो टाइप थर्ड होती है वो क्या करती है? रिकॉर्गेनाइज तो कर लेती है, बट क्या करती है? कट नहीं कर पाती। बट टाइप सेकंड क्या करेगी? टाइप सेकंड को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर भी, ऑर्गेनिज की बॉडी के बाहर ये उसको रिकॉर्गेनाइज भी कर सकती है और उसको स्पेसिफिक साइट पे, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट भी कर सकती है। क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी क्लास है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो कट करती है, या फिर कौन सी ऐसी क्लास है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉर्गेनाइज कर लेती है बट कट नहीं करती। ठीक है, अब देखो, अब हम डिफरेंट टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है बाम एच फर्स्ट। ठीक है, अब देखो एच है, अब देखो इसको आइसोलेट किया गया था बैसिलस एमिलोरी कोइफेसिन से। अब देखो इसका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा वो होगा GGATCC। GGATCC। तो जिस न्यूक्लियोटाइड पे उसको ये सीक्वेंस मिल जाएगा, ये बाम एच फर्स्ट वहीं से क्या कर देगा? कट कर देगा उसको। समझ आई बात? अब ये कट भी कैसे करेगा? ये कट करेगा इधर जी से कट करेगा, और इधर कहाँ से कट करेगा? इधर भी जी से कट करेगा। समझ आया? तो ऐसे करके दो पार्ट में कट हो जाएंगे। तो पहला कट बना ऐसा, ठीक है, दूसरा जो कट बना वो बना ऐसा। समझ आया? ठीक है, ऐसे डिवाइड कर। नेक्स्ट जो है वो है इको आर आई। देखो इको आर आई को आइसोलेट किया गया था एस्केरिशिया कोलाई से। ये कौन से रिकॉर्गेनेशन साइट को आइडेंटिफाई करेगा? ये करेगा GAATTC। किसको आइडेंटिफाई करेगा? GAATTC। अब देखो ये कहाँ कहाँ कट करेगा? ये इधर जी पे कट करेगा, ये इधर जी पे कट करेगा। तो वही जैसे हमारा पहला वाला हुआ था वैसे ही ऐसे दो पार्ट में क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट जो है वो है पीएचडी फर्स्ट। पीएचडी फर्स्ट को आइडेंटिफाई किया गया था प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी से। ठीक है, अब देखो ये कौन से रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करेगा? ये करेगा CTGCAG। ठीक है, GACGTC। अब देखो ये यहाँ पे इधर जी पे कट करेगा और इधर जी पे कट करेगा, तो ये भी उसी की तरह हो जाएगा। ठीक है, इको आर की तरह। नेक्स्ट है SMA फर्स्ट। SMA फर्स्ट को आइसोलेट किया गया था सेरेटिया मार्सेसिन से। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे कट करेगा? ये इधर कट करेगा C और इधर कट करेगा C, तो GC के बीच में कट कर देगा, तो ये ऐसे करके कट हो जाएगा। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े तो ये सारे हमारे हो गए डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखो हमने अभी तक जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े थे, आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी कि इनमें ये सब कैसे थे? पैलिंड्रोमिक थे। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है चाहे हम उसको आगे से पढ़े चाहे हम उसको पीछे से पढ़े, एक जैसा पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ मलयालम। मलयालम को भी आप आगे से पढ़ना पीछे से पढ़ना एक जैसा पड़ेगा। अब देखो सेम ऐसे ही इधर क्या है? GGATCC। अब पीछे से पढ़ो GGATCC। सेम है ना? आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे CTGCAG। अब उल्टा CTGCAG। सेम है ना? तो जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब जब न्यूक्लियोटाइड को फ्रंट से और बैक से सेम पढ़ा जाता है तो उन्हीं सीक्वेंस पे ये क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है ना? अब हम देखते हैं ब्लंट एंड और फ्लश एंड। ये ब्लंट एंड और फ्लश एंड क्या होते हैं? जब हम डीएनए को क्लीव करते हैं, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, पहला स्ट्रैंड के दूसरा स्ट्रैंड के एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन से मैंने कट किया, उसको कैसा एंड बन जाएगा? ब्लंट एंड या फिर फ्लश एंड बन जाएगा। देखो ये मैंने SMA फर्स्ट का एग्जांपल ले लिया। SMA फर्स्ट एंजाइम था, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा था यहाँ से, तो ये बिल्कुल एकदम बीच में से दोनों स्ट्रैंड के सेम न्यूक्लियोटाइड से ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है। जब कट हुआ तो इसके एंड कैसे हो गए? ब्लंट हो गए। तो इसी को क्या बोलेंगे? ब्लंट एंड या फ्लश एंड। नेक्स्ट इज स्टिकी और कोहेसिव एंड। स्टिकी और कोहेसिव एंड में क्या होता है कि उन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया, उनको क्या किया? अनइक्वल पोजीशन पे कट किया, जिससे वो क्या कर सके? ओवरहैंड कर सके। अब जैसे मैंने अनइक्वल पोजीशन, जैसे इधर मैंने कट कर दिया, इधर मैंने, ऐसा तो नहीं ना इनको ऐसे बीच में से कट कर दिया, नहीं। अनइक्वल जब पोजीशन पे मैंने कट किया तो उससे क्या हुआ? उससे एक स्टिकी एंड बन गया। देखो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरहैंग कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको निकाल भी दूं तो एक मुझे ऐसा मिल गया, ठीक है, एक मुझे ऐसा सा मिल गया।
तो अगर मैं आगे जाके किसी और न्यूक्लियोटाइड पे इसको पेस्ट करूँ तो ये आराम से पेस्ट हो जाएंगे ना, ठीक है? आराम से पेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड बोलेंगे। ये जो स्टिकी एंड होते हैं ये हेल्प करते हैं एंजाइम को लाइगेज करने के लिए। लाइगेज मतलब चिपकना, उस डीएनए पीस से चिपकने के लिए, उसको लाइगेज करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एंजाइम था, पहला तो क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? उसको आपस में चिपकवाएगा। अब देखो ये डीएनए लाइगेज क्या करता है? ये एक बॉन्ड फॉर्म करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किस किस में बनाएगा? जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है, जैसे हमने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट कर दिया था। कट करने के बाद हमें किसी ना किसी स्ट्रैंड से उसको क्या करना पड़ेगा? लाइगेज करना पड़ेगा एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए। तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने में कौन हेल्प करेगा? ये डीएनए लाइगेज हेल्प करेगा। ये क्या करेगा? उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाएगा और क्या करवाएगा? कोवेलेंटली लिंक करवा देगा। ठीक है। अब देखो ये लाइगेज के लिए क्या रिक्वायर होता है? फॉस्फेट ग्रुप रिक्वायर होता है कि जो फिफ्थ कार्बन है पहले एंड पे, मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो फिफ्थ कार्बन है उस पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और जो थर्ड कार्बन है सेकंड न्यूक्लियोटाइड का उस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, डेट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। मोस्टली जितने भी डीएनए लाइगेज एंजाइम्स होते हैं वो किस में यूज किए जाते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। क्लियर? समझ आ गई इतनी? अब नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है एल्कलाइन फॉस्फेट। अब देखो ये अल्कलाइन फॉस्फेट क्या होते हैं? डेट इज एपी। ये क्या करेंगे? अभी हमने देखा था कि क्या होना चाहिए? जो फिफ्थ एंड होता है कार्बन का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का, उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री होना चाहिए, और जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का थर्ड एंड मतलब थर्ड कार्बन होता है उसका कौन सा फ्री होना चाहिए? हाइड्रोक्साइल ग्रुप फ्री होना चाहिए। अब क्या करता है ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है, ये क्या करेगा? जो फिफ्थ एंड है न्यूक्लियोटाइड का, उससे फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। अब क्यों फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा? वो इसीलिए करेगा कि ऐसा ना हो कि वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो सेल्फ लाइगेशन कर ले, मतलब अपने ही डीएनए से जाके चिपक जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेट यूज किया जाता है, जिससे वो उस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर सके। अब सपोज जैसे कि अब आप पूछोगे कि मैम अगर इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया तो बॉन्ड कैसे बनेगा? वो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में चिपकेंगे कैसे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसा बनेगा? अभी तो हमने पढ़ा था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए फ्री फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए और फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप होना चाहिए। तो देखो हमें किससे चिपकवाना है? हमें लाइगेज कराना है उस वेक्टर डीएनए से। उस वेक्टर डीएनए के पास तो क्या है? वो डिजाइड फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो हमें चिपकवाना तो उस वेक्टर डीएनए के ऊपर है ना, उसके पास तो पहले से है, तो आराम से वो क्या कर जाएगा? लाइगेज कर जाएगा। अब इधर से हम इसलिए हटा देते हैं कि वो फॉस्फेट ग्रुप अपने ही क्या करे? अपने ही डीएनए के साथ लाइगेज ना करे। समझ आया ना? नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज का मतलब ही होता है उसको सिंथेसाइज करना। ठीक है। अब देखो क्या करता है ये? उस डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री जीन का या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस करता है। जैसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, अब क्या करेगा? नीचे का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको सिंथेसाइज करता रहेगा। तो ये कैटालाइज देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ भी कैटालाइज करेगा, और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ भी उसको कैटालाइज करेगा। ठीक है। तो ऐसे करके क्या बनवाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवाएगा, या फिर बोल सकते हैं डीएनए टेम्पलेट बनवाएगा। समझ आया? नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को के स्ट्रैंड को बनवा तो रहा है, बट किस पे? आरएनए टेम्पलेट पे बनवा रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है लाइजिंग एंजाइम। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था हमें सेल से क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है। अब वेक्टर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पूरे उस सेल को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए डीएनए को बाहर निकालने के लिए सेल को जो ओपन करते हैं, जो ब्रेक करते हैं, वो कौन से एंजाइम के थ्रू? लाइजिंग है। जैसे सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कौन करवाएगा? लाइजिंग एंजाइम। ठीक है। तो क्या करता है लाइजिंग एंजाइम? जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए डीएनए को बाहर निकालने के लिए अगर सेल को खोलना पड़ा तो उसके लिए क्या यूज होते हैं? यही लाइजिंग एंजाइम्स यूज होते हैं। जैसे सपोज बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की क्या करना पड़ेगा? मुझे मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा और अंदर से क्या निकालना है? प्लाज्मिड बाहर निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? लाइजिंग एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर डीएनए नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।